नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, सबसे पहले एक सूचना देना चाहूँगा कि ये जो प्रतिपक्ष पर आप हिंदी वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ 15 अगस्त तक चालू रहेगा। 15 अगस्त के बाद प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो मैं नहीं डालूँगा। हिंदी वीडियो के लिए मैंने प्रतिपक्ष नेटवर्क का प्रतिवाद ये हिंदी चैनल बनाया है। तो आपको मैं विनती करता हूँ, जल्दी से जल्दी आप अगर ये वीडियो पसंद आ रहे तो आप प्रतिवाद को भी प्रतिवाद को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो आपको सिर्फ प्रतिवाद पर मिलेंगे, प्रतिपक्ष में नहीं मिलेंगे। तो आज का सब्जेक्ट ये है दोस्तों कि आपको याद होगा तो मैंने 1 महीने पहले शायद एक वीडियो किया था और उसमें एक भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो 6 पार्टियां दिखाई दे रही है, उसमें से 2 पार्टियां खत्म हो जाएगी। और 6 पार्टियां क्यों है आपको मालूम है? शिवसेना और एनसीपी, ये 2 क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी थी, उनमें 1 साल और 2 साल पहले दुभंग हुआ था। शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए और आज लोकसभा चुनाव दोनों शिवसेना ने अलग अलग लड़ा है। वैसे ही शरद पवार की जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नाम का दल था, उसके भी 2 टुकड़े हो गए थे। एक का नेतृत्व खुद शरद पवार कर रहे थे और दूसरी पार्टी थी, उसका नेतृत्व उनके भतीजे अजित दादा पवार कर रहे थे। असलियत में उद्धव ठाकरे के जो नज़दीकी नेता थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने 2022 के जून में बगावत कर दी थी और उनके साथ 56 में से 40 एमएलए निकल गए थे, विधायक निकल गए थे। चुनाव आयोग ने उनको ही असली पार्टी घोषित किया और बची कुची जो पार्टी या एमएलए थे उद्धव ठाकरे के साथ, उनको शिवसेना उबाठा यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना ऐसा अलग नाम दिया, अलग चुनाव चिन्ह दिया। बिल्कुल 1 साल बाद शरद पवार की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी, उसमें भी दुभंग हो गया और उनके भतीजे अजित दादा 42 विधायक लेकर पार्टी से अलग हो गए। चुनाव आयोग ने उनको ही असली एनसीपी घोषित किया और उनको ही चुनाव चिन्ह भी दे दिया। तो शरद पवार की जो पार्टी बची है, उसको अभी एनसीपी शरद चंद्र पवार ये नाम से पहचाना जाता है। तो जो 2 पार्टियां थी, उसकी 4 पार्टियां हो गई। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी लेकर ये और 4 पार्टियां मिलकर 6 प्रमुख पार्टियां बन गई। उसमें से 3 पार्टियों का एक महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन है जो विरोध में बैठा है। तो 3 पार्टियों का एक गठबंधन महायुति नाम का है जो सत्ता में बैठा है। एकनाथ शिंदे जिसके मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार, ये 2 उसमें उप मुख्यमंत्री है। तो मैंने एक भविष्यवाणी की थी, ये सब पार्टियों की असली ताकत क्या है। आपको याद होगा चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब भाषण करते थे, तब एक बात बोलते थे, नकली एनसीपी, नकली शिवसेना। तो उनका जो रोक होता था, उनका जो टारगेट होता था, वो या तो शरद पवार की पार्टी होती थी या तो उद्धव ठाकरे की पार्टी होती थी। तो मैंने एक भविष्यवाणी की थी, चुनाव आयोग क्या बोलता है या कोर्ट क्या कहता है, इससे भी बड़ी बात आम मतदाता होता है, सामान्य मतदाता होता है। क्योंकि पार्टी का रिकॉग्निशन, मान्यता जो होती है, वो भले चुनाव आयोग देता हो, लेकिन जब तक वोटर मतदाता एक पार्टी को भर भर के वोट नहीं देता,
तब तक उस पार्टी का रिकॉग्निशन, मान्यता होना ना होना उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये पार्टियां टूटने के बाद कोई चुनाव हुआ भी नहीं था, ना कॉरपोरेशन का हुआ, ना विधानसभा का हुआ, ना और कोई हुआ। ग्राम पंचायत के छुटपुट कुछ चुनाव हुए थे, लेकिन उससे हम ये नहीं बोल सकते कि ये असली पार्टी है, वो नकली पार्टी है, ये छोटी पार्टी है, वो असली, वो नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, कहने का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव ये पार्टियों की टूट फूट के बाद का पहला चुनाव था। इसलिए इस चुनाव में वोटर जिस साइड से झुकता हुआ दिखाई देगा उस साइड को ही असली माना जाना चाहिए, और बिल्कुल वही हुआ है। और इसलिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं दो, शिवसेना और एनसीपी, इनमें जो टूट हुई है उनमें से कम 2 पार्टियां चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। अब एक बात साफ है, अगर 2 शिवसेना है उसमें से एक शिवसेना अगर नामशेष हो जाती है तो जो बची कुची या जीती हुई पार्टी है वही असली शिवसेना मानी जाएगी। अगर एनसीपी के 2 गुट है उसमें से ज़्यादा वोट उसमें से जिस गुट को मिलेगी उससे छोड़कर जो गुट बचता है जिसको वोटर ने नकारा है उसको तो असली एनसीपी नहीं बोला जाएगा। ये मैंने भविष्यवाणी की थी कि जो 6 पार्टियां दिख रही है उसमें से बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ओरिजिनल पार्टियां हैं, लेकिन बाकी की 4 पार्टियों में 4 गुट है, लेकिन उसमें असली पार्टी कौन सी है इसका जो परिणाम आने वाला है वो वोटर देने वाला है, और वोटर ने अपना वोट दे दिया है। हम उसको बारीकी से देखें तो एक बात साफ साफ समझ में आती है कि उद्धव गुट जो था उसके 9 सांसद चुनकर आए, लेकिन क्या बाला साहब ठाकरे से लेकर आज तक जो हिंदू या मराठी वोटर पूरी ताकत लगाकर शिवसेना के साथ खड़ा होता था, वो क्या बहुतांश और सारे वोट उद्धव ठाकरे के गुट को मिले या एकनाथ शिंदे के गुट को मिले? उसी तरीके से एनसीपी के जो 2 टुकड़े हो गए, तो एनसीपी का पिछले 25 साल का जो निष्ठावान वोटर है वो किस गुट के साथ चला गया? तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि एनसीपी का जो वोटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा शरद पवार के साथ चला गया है, और अजित पवार अपना जो किला है, गढ़ है, उसमें भी अपनी पत्नी को चुनकर नहीं ला पाए। तो बात साफ है, अजित पवार की पार्टी या गुट जो था उसको वोटर ने नहीं माना है। असली एनसीपी शरद पवार की बन गई है क्योंकि वोटर शरद पवार के साथ चला गया। लेकिन वही बात हम शिवसेना के 2 गुटों के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे को 16-17% वोट मिले और एकनाथ शिंदे को 13-14% वोट मिले। अगर शिवसेना का आज तक का इतिहास हम देखें चुनाव का, तो शिवसेना कभी भी 20% से आगे चली नहीं गई थी। शिवसेना का जो ईमानदार वोटर है, निष्ठावान वोटर है, वो 20% से ज़्यादा कभी भी नहीं था। शिवसेना बीजेपी के साथ लड़े या अकेली लड़े, 18, 19, 20% तक शिवसेना का वोट परसेंटेज जाता था। और आज के तारीख में हम देखें कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ उसमें से 13-14% वोटर चला जाता है तो वो शिवसेना का ओरिजिनल वोटर है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को अगर 17-18% वोट मिलते हैं तो वो पूरे के पूरे बाला साहब के जमाने के शिवसेना का वोटर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्योंकि अगर शिंदे और उद्धव दोनों के वोटिंग परसेंटेज की हम गिनती करते एक साथ तो वो 25-30% से ज़्यादा हो जाती है। इतना तो शिवसेना वोट कभी नहीं लाई। मतलब साफ है कि अगर 13% एकनाथ शिंदे के पास चला गया
तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7% उद्धव ठाकरे के पास बचा है। और उद्धव ठाकरे को अगर 16-17% वोट मिलते तो उसमें से 10% उद्धव ठाकरे शिवसेना के नहीं है, उबाठा शिवसेना के वोट नहीं है, वो वोट कांग्रेस के हो सकते हैं, वो शरद पवार एनसीपी पार्टी के वोट हो सकते हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक हो सकती है। और हम बारीकी से अगर स्टडी करें तो एक बात साफ है, उद्धव ठाकरे को जहां जीत मिली है तो जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, वहां उबाठा शिवसेना के उम्मीदवार अच्छे वोट पाकर जीत गए हैं। जहां सीधा शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट का सामना हुआ उसमें ज़्यादा सीटें शिंदे गुट ने जीत ली, तो बात साफ है। लेकिन फिर भी दोनों का परसेंटेज हम देखें, दोनों के जीत के आंकड़े देखें तो एक बात साफ होती है कि आज भी दोनों शिवसेना के दोनों गुट जो है वो पार्टी मानने के लिए लायक वोट परसेंटेज है। लेकिन अजीत दादा की पार्टी की बात वैसी नहीं है। अजीत दादा लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार गए, बुरी तरीके से हार गए। वो तो अपनी पत्नी को भी बारामती से चुनकर लाने में हार गए। उनकी बहन सुप्रिया सुले तगड़े मताधिक्य से चुनकर आई है। सिर्फ एक उम्मीदवार लोकसभा में अजीत दादा गुट का जीत गया है, उनका वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम है। उन्होंने सीटें कम लड़ाई और 4 सीट लड़ाकर भी 1 सीट कब ज़्यादा से ज़्यादा जीत पाए। तो बात साफ है दोस्तों, अजीत दादा के लिए राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। और इसका कारण भी हमें समझना जरूरी है। इसका कारण समझना जरूरी है, अजीत दादा कभी भी पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। अजीत दादा लीडर बने क्योंकि उनके सर पर उनके चाचा का वरद हस्त था। उनके चाचा शरद पवार पिछले 5-6 दशकों से राजनीति में है, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 बार केंद्र के मंत्री रहे हैं और बड़े माहिर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं और हमेशा सत्ता के साथ रहे। तो जब तक चाचा का हाथ अजीत दादा के सर पर था और अजीत दादा सत्ता में रहे तो उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हुए जो निष्ठावान लोग हैं वो सत्ता का लाभ उठाने वाले उनके साथी है, लड़ने में उनका साथ देने वाले नहीं है। शरद पवार की बात अलग है। शरद पवार ऊंचे के ऊंचे स्थान पर पहुंचते गए, लेकिन इसके लिए शरद पवार ने हमेशा संघर्ष किया। पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो, विरोधियों से हो, शरद पवार संघर्ष करते करते ऊंचे स्थल पर पहुंचे। लेकिन अजीत दादा की बात वो नहीं है। अजीत दादा हमेशा अपने चाचा के मेहरबानी पर और उन्होंने दिया हुआ आशीर्वाद लेकर सत्ता में बैठे रहे। सत्ता के बाहर निकलते हैं तो अजीत दादा की कीमत कुछ भी नहीं होती, ये बात साफ थी। और ये इस चुनाव में जब चाचा के खिलाफ लड़ने का समय आ गया तो वही बात प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई कि अजीत दादा अपनी ताकत लगाकर राजनीति नहीं कर सकते। वो दूसरे का संगठन उठाकर चुरा सकते हैं लेकिन सत्ता नहीं होगी। अब देखिए, ये अचानक 1 साल पहले बीजेपी के साथ आ गए, 42 एमएलए लेकर आ गए। तो इनके साथ बीजेपी ने जो सौदा किया उसमें 9 मंत्री पद इनकी पार्टी के लोगों को दिए। लेकिन वो 9 मंत्री पद मिनिस्ट्री लेकर भी अजीत दादा चुनाव में नहीं जीत पाए, क्योंकि सत्ता कमाना, लड़ाई करके सत्ता जीतना ये अजीत दादा की हैसियत नहीं है। यही इस चुनाव ने प्रूव किया है, दिखा दिया कि अजीत दादा लड़कर लड़ाई नहीं जीतते। उनके लिए दूसरा कोई चाचा हो या और कोई हो, नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, दूसरे किसी ने लड़ाई लड़कर
अजीत दादा को उसका लाभ देना चाहिए। अजीत दादा कुछ नहीं करेंगे। वो आए, यहाँ उप मुख्यमंत्री बने, फिर पूना के पालक गार्डियन मिनिस्टर बने। अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो अजीत दादा क्या कर सकते? जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक 1 साल के लिए अजीत दादा महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, नेता प्रतिपक्ष रहे। लेकिन उस दरमियान 1 साल में उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाया कि अजीत दादा एक अच्छा तगड़ा जुझारू लीडर है, ये नजर में आए। ऐसा कुछ भी अजीत दादा ने नहीं किया था। और इसी पर ही ये स्वयंभू नेता नहीं है, यही तो वोटर ने, मतदाता ने अपने वोटिंग से दिखा दिया है कि अजीत दादा खुद की पार्टी नहीं चला सकते। अजीत दादा अपनी ताकत लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, अपनी राजनीति लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते। यही तो लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया, उसके बाद क्लियर हो गया। तो इसलिए एक बात साफ हो गई, अजीत दादा के लिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। या तो वो अपने चाचा के साथ वापस चले जाए, चाचा के शरण में निकल जाए, या तो बीजेपी या शिवसेना या दूसरी किसी कांग्रेस पार्टी में चले जाए। क्योंकि राज्य में अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना और राजनीति करना ये अजीत दादा पवार के बस की बात नहीं है। यही इस चुनाव के बाद लोगों के सामने आया। हाँ ठीक है, अपनी औकात इतनी नहीं है, ये आहिस्ते आहिस्ते उनके भी समझ में आ रहा है। इसलिए अगर विधानसभा चुनाव में जो उनके साथ एमएलए बचे हैं वो चुनाव नजदीक आने के बाद इनके साथ रहेंगे या चाचा के साथ चले जाएंगे, इसका भी डर है। इसलिए जो 4 महीनों के बाद होने वाली विधानसभा चुनाव है, इसके लिए जो झगड़े चालू हो गए उस पर रोक लगा दिए अजीत दादा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे। इन्होंने अपने प्रवक्ता को जबान बंद रखना, मुंह बंद रखना, ऐसी ताकीद दे दी है, इशारा दे दिया। तो बात साफ है, अजीत दादा ने ये हार मान ली है कि अगर बीजेपी के साथ रहूँगा तो छुटपुट छोटी पार्टी करके भी मेरा अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो एक तरफ चाचा और दूसरे तरफ बीजेपी अजीत दादा की राजनीति खत्म कर सकती है। इसलिए चाचा के पास जाकर नतमस्तक होना या तो बीजेपी के साथ बात संभाल कर अपना अस्तित्व बनाए रखना, यही अजीत दादा के लिए चॉइस है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपने ही कार्य क्षेत्र में बारामती में सत्ता हाथ में होते हुए भी जिता नहीं पा रहे हो तो बाकी के आपके जो अनुयायी है, सपोर्टर्स है, उनको विधानसभा में कैसे चुनकर लाओगे? उनके ही साथी सुनील तटकरे अपनी ताकत पर रायगढ़ से लोकसभा पहुंच गए, लेकिन अजीत दादा अपनी पत्नी के लिए बारामती जीतने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। हारने वाला नेता किसी भी फॉलोअर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नेता में उसका फॉलोअर अपना भविष्य देखना चाहता है। अजीत दादा की पार्टी ने अजीत दादा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में अपनी इतनी हैसियत नहीं, यही बात सामने लाई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अजीत दादा की पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ति दुबली हो गई है, लंगड़ी हो गई है, उसका कोई भविष्य नहीं है। या तो उनको फिर चाचा के साथ जाकर अपनी पार्टी का उनके साथ विलय करना चाहिए, या तो बीजेपी के साथ रहकर बिल्कुल छोटा भाई बनकर रहना है, या तो राजनीति से अलग होना है, छोड़ देनी है राजनीति, देखते हैं क्या करते। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में
दो पार्टियां खत्म होगी, ऐसी जो भविष्यवाणी मैंने की थी उसमें से एक पार्टी सामने आ गई है। विधानसभा के बाद अगर उद्धव ठाकरे अपनी जो ताकत बची कुची है वो रखकर 50 के आसपास एमएलए चुनकर नहीं लाते तो दूसरी पार्टी शायद उबाटा शिवसेना हो सकती है या एकनाथ शिंदे की हो सकती है। लेकिन एक बात साफ है, विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ 4 पार्टियां बचेगी और 5 लड़ेगी, तो उसमें से एक पार्टी विधानसभा नतीजे आने के बाद खत्म हो जाएगी। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिवाद को भी सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष में 15 अगस्त के बाद बंद होने वाले हैं। धन्यवाद।